अब बात करते हैं भाई पैसे कितने ही बन जाएंगे, तो वो आप थोड़ा सा आइडिया दे दो। जगह जगह जाके लॉयर्स के पास धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जॉब वगैरह तो आई वुड से स्टूडेंट में डजंट मैटर, आपको जो मिल रहा है आप करो। काफी लोगों ने बोला कि ये बहुत रिस्की डिसीजन है, तुम्हें वापस इंडिया जाना पड़ेगा। एंड हर जॉब का रिज्यूमे डिफरेंट होना चाहिए। आईटी सेक्टर में लोग कहते हैं रेफरेंस चलता है, ऑनेस्टली मुझे तो किसी रेफरेंस के थ्रू कॉल नहीं आया था। मैंने 70 जॉब्स में अप्लाई किया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं बहुत सारे डाउट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई स्टूडेंट 1 साल का कोर्स लेके कनाडा आ रहा है तो क्या वो अपने 1 साल के कोर्स के बेस पे ही कनाडा के अंदर पीआर हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरी चीज साथ में अपने बात करने वाले हैं, तो आजकल बहुत देखा जा रहा है कि आईटी वाले स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आईटी सेक्टर कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में नॉलेज देने के लिए आज अपने चैनल पे एक स्टूडेंट आने वाले हैं जो कि 1 साल पहले ऑलमोस्ट कनाडा आए थे और आज उन्होंने अपनी एजुकेशन भी खत्म कर ली, जो कि इस टाइम फिर आईटी सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं। और उनका जो भी फ्यूचर का प्लान है पीआर को लेके वो सारा इस चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो गाइस मिलिए तृप्ति से। हाय तृप्ति। हाय, कैसे हो? गुड, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भाई मैडम ने इतना सही सीन कर रखा है ना, मैं तो सुन के चौंक गया था। तो आज तक मैंने रिसर्च बड़ी करी थी कि लोग 1 साल का कोर्स लेके आके 1 साल का वर्क परमिट लेके और अपनी पीआर वगैरह भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैडम का सीन चल रहा है उस तरीके से ही चल रहा है। तो सारा एक्सपीरियंस अपनों को बताने वाले हैं। और साथ में कौन से आईटी सेक्टर में जॉब कर आईटी सेक्टर में वर्किंग एज टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, क्वालिटी एनालिस्ट भी बोलते हैं उसको। ओके और मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस इंडिया में भी था। आई वर्कड इन एक्सेंचर फॉर 3 इयर्स, बट मैं पूरा जर्नी एक्सप्लेन करूंगी। तो ठीक है, फिर अपने सारी बातें करते हैं। सबसे पहले आप कॉलेज का और कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दो कि कौन सा कोर्स था, क्या सीन था। तो मैं कनाडा आई थी सितंबर 2021 इनटेक में। मैंने दरहम कॉलेज में डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लिया था। वो 1 ईयर का कोर्स था। जब मैं वो कोर्स लेकर आई थी मुझे पता था लाइक दिस इज माय प्लान ए कि आफ्टर दिस जॉब्स वगैरह के लिए ट्राई करना है, बिकॉज इंडिया में एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का, तो व्हाई नॉट लेवरेज दैट। फिर जब कोर्सेज स्टार्ट हुआ विद इन ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ काफी सारे पार्ट टाइम शिफ्ट्स भी किया, टिम हॉर्टन्स में काम किया, सिक्योरिटी शिफ्ट, एवरी स्टूडेंट स्ट्रगल व्हिच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। तो आपकी जो पार्ट टाइम जॉब थी, जो पहली जॉब करी थी आपने टिम हॉर्टन्स? करेक्ट, टिम हॉर्टन्स में। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि भाई आके तो स्टूडेंट्स को जॉब वगैरह करनी पड़ती है इधर उधर, तो भाई सबकी सेम स्टोरी रहती है। स्टार्टिंग में आके एज अ स्टूडेंट आपको स्ट्रगल करना ही रहता है, पर उसके बाद इवेंचुअली जैसे आपकी स्टडी खत्म हो रही है, बाद में डिपेंड करता है कि आप किस प्लान से, किस माइंडसेट से यहाँ पे आए थे। तो मतलब फिर आपने टिम हॉर्टन्स पे काम किया होगा सिर्फ स्टडी के टाइम पे? करेक्ट, हाँ। एक्चुअली आई थिंक वो जरूरी भी है, बिकॉज आप ना बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर में आ रहे हो। तो अगर आप कोई भी जॉब हो, XYZ डजंट मैटर, बट इफ यू स्टार्ट वर्किंग इन द कैनेडियन मार्केट यू नो गेट टू नो कि व्हाट आर द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड। आपको पता होगा कि मुझे कैसे जॉब इंटरव्यू, मान लो आप टिम हॉर्टन्स का भी इंटरव्यू देते हो, आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ के लाइक मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जॉब वगैरह तो आई वुड से स्टूडेंट में डजंट मैटर, आपको जो मिल रहा है आप करो। स्टार्टिंग में तो ये रहता है कि अपने व्हाटएवर पेज योर बिल। हाँ एग्जैक्टली, आप एक प्लान लेकर आओ ना कि जो GIC है कोशिश करें कि हम उसको सेव करें और जो मंथली अर्निंग अपना फ्लो चलता रहे। एक बार बंदा घर पे बैठ जाता है फिर वो जॉब मार्केट में आने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने भी एक्सेप्ट किया, वो रियलिटी था, जॉब करना है, जॉब किया, स्टूडेंट लाइफ में किया। फर्स्ट सेमेस्टर में आई वुड से कि मैंने प्रॉपर फोकस किया था अपने जॉब पे कि हाँ चलो टिम हॉर्टन्स में काम करना है। सेकंड सेमेस्टर में फिर क्योंकि मुझे 1 साल का कोर्स करना था तो 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर 2 महीने मैंने काम किया, बट जो लास्ट के 2 मंथ्स थे दैट इज वेयर माय एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर जॉब स्टार्टेड। जो कि मास्टर प्लान था आपका आगे का? जो मेरा प्लान था कनाडा का, जॉब मिले ना मिले इज सेकंड थिंग, बट आई विल गिव माय 100%। मैं हर चीज करूंगी। वही चीज मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस टाइम आपका जो कोर्स था वो खत्म होने वाला था, 1 साल का था, राइट? तो उसके बाद आपको लोगों ने बोला नहीं कि भाई तू 1 साल का कोर्स अभी और कर ले, जो वर्क परमिट है वो 3 साल का मिल जाएगा। अब जिनको नहीं पता मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप कनाडा के अंदर 1 साल का कोर्स करते हो तो आपको वर्क परमिट भी 1 साल का ही मिलता है। तो अगर आपको पीआर अप्लाई करनी है, एलिजिबल होना है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन आपको इंडिया से भी करके आनी रहती है और यहाँ पे भी पूरा टाइम टू टाइम चलना पड़ता है, ताकि आप अपने जो गोल्स हैं, आपके जो पीआर के पॉइंट्स है वो अचीव कर लो 2 सालों के अंदर ही। Correct. जिसके अंदर आप स्टडी भी कर रहे हो और जिसके अंदर फिर आपको काम भी करना है। तो ये रिस्क जब आपने लिया तब आपको लोगों ने थोड़ा बोला नहीं कि 1 साल पढ़ाई और कर लो, 3
साल का परमिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ? बहुत बहुत मुझे ये कुछ बहुत सुनने को मिला। मुझे काफी लोगों ने बोला कि ये बहुत रिस्की डिसीजन है, तुम्हें वापस इंडिया जाना पड़ेगा। रियलिटी हम सबको पता है, 2 साल के कोर्स पे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बट लाइक मेरा जो प्लान व्हेन आई वाज गोइंग विद प्लान ए, मेरा एक ही पर्पस था कि वर्क परमिट अगर आने में 3 मंथ्स का डिले है तो वो 3 महीना बहुत होता है, आपके पॉइंट्स इकट्ठे होके। मेन चीज की प्लानिंग आपकी कैसी है, आपके पास, आप अगर ये स्टेप लेना चाह रहे हो तो आप इतना श्योर करो कि जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है उसके बाद सबको पता होगा हमें 4 महीने का टाइम मिलता है टू टेक डिसीजन, या तो आपने स्टडी परमिट एक्सटेंड करवानी है या वर्क परमिट अप्लाई करना है। बट आपके पास वो 90 डेज का आईसीसी आपको टाइम देती है, आप डिसीजन ले सको कि आपको क्या करना है। तो अगर उस 3 महीने के बिटवीन में जॉब मिल जाए फिर तो आपको पता है कि आपका कौन सा प्लान चलना है। बट वो जॉब लेने का भी अपना एक टू डू लिस्ट, एक प्रोसेस होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि मुझे किस फील्ड में अप्लाई करना है, कहाँ पे एक्सपीरियंस है। अब 2 महीने रह गए कोर्स खत्म होने को। फिर मैंने लिंक्डइन पे रैंडमली लोगों को अप्रोच कर, लाइक अपने ही फील्ड के लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया, नेटवर्क बनाया। ऑलमोस्ट 60 to 70 जॉब्स मैंने अप्लाई किया था। वही चीज मैं मतलब ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को पता क्या देखा है, वो जॉब अप्लाई करेंगे, 5 जगह कर दी, किसी ने 10 जगह कर दी, किसी ने 20 जगह कर दी, उसके बाद घर बैठ जाएंगे रोने के लिए कि भाई मैंने तो भाई बहुत मत्था मार लिया इधर उधर, पर मेरे तो कोई काम ही नहीं बन रहा। पर जब मैंने आपसे सुना कि आप ऑलरेडी 60 to 70 जगह अलग अलग अप्लाई कर चुके थे, तो भाई वही चीज होता है कि नेवर गिव अप। और सबसे मेन चीज ना इस वीडियो के अंदर अपने ये भी बात करने वाले हैं, तो आप IT में जॉब कर रहे हो, अपने जॉब के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सारा जॉब प्रोसेस किया। और सबसे मेन चीज रेज्यूमे के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में अपने बताने वाले हैं, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि हम यहाँ आने के बाद किस तरीके का रेज्यूमे बनाएं या फिर किस स्ट्रेटेजीज को हम फॉलो करें। तो वो भी सारी आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना जॉब से रिलेटेड शेयर जरूर करें। मेन चीज होता है आपका रेज्यूमे प्रिपरेशन। बहुत कम लोगों को पता होता है कनाडा जॉब मार्केट में, बीट कनाडा और यूएस वेस्टर्न जॉब मार्केट में, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, देयर इज अ प्रोसेस जो ATS फॉर्मेट कहते हैं। आपका रेज्यूमे स्ट्रिक्टली ATS फॉर्मेट से होना चाहिए। और बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है जहाँ पे ATS फॉर्मेट के रेज्यूमेस बनते हैं। मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक्स, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, दे विल आस्क यू कि मुझे इतना पे करो मैं रेज्यूमे बनाऊंगा। अगर आपको आपकी स्किल्स पता है तो वो ATS फॉर्मेट जो अवेलेबल टूल्स है वेबसाइट पे उनके थ्रू आप रेज्यूमे बनाओ। एंड हर जॉब का रेज्यूमे डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग जो लोग करते हैं, एक रेज्यूमे यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट और सारे जॉब्स में अप्लाई करते हैं सारी जगह, और वो बहुत गलत है। वो बहुत गलत स्टेप है। आपको कॉल्स नहीं आएंगे क्योंकि कॉल्स आपका हर एक रेज्यूमे पे 5 to 7 सेकंड्स का टाइम हर एक HR स्पेंड करता है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, वो एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जो आप पे स्पेंड कर रहा है। वो आपका कीवर्ड्स मैच करेंगे। अगर आपका कीवर्ड 80% से कम है तो आपको कॉल्स कभी नहीं आएंगे। नो मैटर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत नॉलेज हो, बट उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रिज्यूमे आप नहीं डिजाइन कर रहे हो तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। ये गलती सेम सेक्टर के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, सबकी नीड्स अलग हो सकती है, वो आपसे अलग चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं। सो आपको वही फिगर आउट करना है कि आप किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले तो उनके बारे में रिसर्च करो कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, हाँ। और उसके बाद आपने फिर उनको खुश करने के लिए, अगर अपने नॉर्मल भाषा में बात करें, लैंग्वेज में, तो आपको कीवर्ड्स वगैरह इस तरीके के यूज करने हैं जो उन्हें अच्छे लगे, उन्हें अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये बंदा हमें काम करने के लिए हमारे पास चाहिए। तो इसलिए सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी वो ये है कि सेम एक रेज्यूमे बच्चे यहाँ आके बना लेते हैं और उसको हर जगह फेंक के आना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। एग्जैक्टली, मतलब काफी सारे टूल्स भी हैं। जॉब एनालिटिक्स एक एक्सटेंशन है, आप अपने गूगल क्रोम में लगा सकते हो। तो जो रिक्वायरमेंट लोगों ने मांगा है वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि ये 70 कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, तो 80% चांसेस है कि आपको कॉल आएगा। लाइक आपका 80% मैच है रेज्यूमे रिक्वायरमेंट से। तो ये सारी चीजें हमने की। लाइक फॉर एवरी 70 जॉब जो मैंने अप्लाई किया, मेरे 70 डिफरेंट रेज्यूमेस थे। हर दिन एटलीस्ट दिन के में बहुत काम होता है, बट 2 घंटा स्पेशली मैं निकालती थी कि रेज्यूमे में टाइम लगाऊं, लिंक्डइन पे बात करूं, लोगों को रैंडम मैसेजेस करूं, इंडीड हो गया, monster.com हो गया, काफी सारे वेबसाइट्स है जहाँ से कनाडा का जॉब पोर्टल होता है। वहाँ पे रैंडमली मैंने रीच आउट किया, लोगों से बात किया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है और आप मार्केटिंग फील्ड में कहीं अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं। मैं पर्सनली एम्फेसाइज करूंगी, आपका ग्रेजुएशन तो, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो रहा है, बट अगर आपको टाइम मिल रहा है तो साइड में सर्टिफिकेशंस करो, वो बहुत काम आता है। लाइक कनाडा जॉब मार्केट में स्पेशली आपसे सर्टिफिकेशंस देखते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में कोई सर्टिफिकेशन पूछता भी नहीं था, बट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट ही आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे होगे और रेज्यूमे के बेसिस पे होगे। और तभी हम
इस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट टाइम में ना आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे कि जितनी भी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं ना स्टूडेंट स्टार्टिंग में आके यहाँ पे करते हैं, तब हमें समझ आता है कि भाई यहाँ पे तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट जब आप रियल वर्ल्ड में बाहर निकलते हो, आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप थोड़ा सा ये बताओ कि क्या आपको रेफरेंस से भी जॉब मिल सकती थी, या फिर आपके सराउंडिंग जितने भी लोग थे जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि क्या वहाँ पे रेफरेंस वगैरह चलता है या क्या सीन है? IT सेक्टर में लोग कहते हैं रेफरेंस चलता है। ऑनेस्टली मुझे तो किसी रेफरेंस के थ्रू कॉल नहीं आया था। मैंने 70 जॉब्स में अप्लाई किया। जितने मेरे लिंक्डइन के कनेक्शंस थे, या मुझे जितने लोगों, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी बहुत लोग आते हैं इंडिया, आप कनेक्टेड रहो, वहाँ से काफी IT के लोग थे जो कनाडा में काम कर रहे थे। मैंने उनको बोला, अपना रेज्यूमे शेयर किया, कुछ रिक्वायरमेंट हो तो अप्लाई करना। बट ऑनेस्टली आपको रेफरेंस के थ्रू अगर गलती से कॉल आ भी जाता है, लेट्स से किसी का रेफरेंस काम आ गया, बट फिर इंटरव्यू क्लियर करना आपके स्किल पे है। आपको कॉल आया, पर आप इंटरव्यू प्रोसेस जो HR का होगा या मैनेजर का होगा, उसमें सामने वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही कहती हूँ लोगों को कि रेफरेंस पे 100% डिपेंड मत करो। हाँ, एक होप रखो, सामने वाले को बोलो कि कुछ आएगा तो प्लीज ये मेरी रिक्वायरमेंट है या ये मेरा स्किल है, इसमें जॉब देख रही हूँ, मैं अप्लाई करो। बट अपने से खुद लगे रहो, क्योंकि मेरे केस में तो मुझे रेफरेंस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया था। लाइक 70 जॉब्स, कहीं भी कोई रेफरेंस का कॉल नहीं आया था। जितने मुझे 2 कॉल्स आए थे, जिसमें से एक मेरा एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, बट दूसरे में मेरी जॉब लग गई थी। बट दैट वाज कम्प्लीटली कि मैंने खुद ही अप्लाई किया था इंडीड के थ्रू। और एक चीज बीच में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आपने बताया था आपका सितंबर इनटेक था, राइट? 2021। तो मैं जो कनाडा आया था वो मई इनटेक में आया था, आपसे भी शायद 4 महीने पहले। तो इतने कम टाइम के अंदर आप देख रहे हो कि प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप चल रहे हो। इन्होंने 4 महीने लेट आके स्टडी स्टार्ट करी सितंबर में। विद इन 8 मंथ्स पढ़ाई खत्म हो जाती है। जो अपने सोचते हैं ना कि 1 साल की स्टडी है, वो 1 साल की नहीं होती। अपने जो सेमेस्टर्स होते हैं वो 4-4 महीनों के होते हैं। तो उन्होंने अपने जो 8 महीने अपनी स्टडी वगैरह खत्म करी। पार्ट टाइम जॉब आप बता रहे हो, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपने करा, जो भी सीन था। बट उसके बाद इन्होंने अपनी प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि मेरे को आगे क्या करना है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी, मैं आपको लास्ट में हमेशा एक ही चीज बोलता होता हूँ कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे आओ। जो लोग तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी लाइफ जो है ना वो यहाँ आने के बाद बड़ी सॉर्टेड रहेगी। जगह जगह जाके लॉयर्स के पास धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो वही चीज है। चलो, आपने पूरी प्लानिंग के साथ बाद में जॉब भी स्कोर कर ली, आप जॉब वगैरह जाने लग गए। नॉक भी जॉब है आपकी? नॉक भी जॉब है मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो सारा काम तो चल रहा है। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आप अभी वर्क परमिट पे हो, राइट? मतलब PR में कितना टाइम बच रहा है? आप PR फाइल करोगे अपनी? हाँ जी, तो मेरा मैंने PR की फाइल लगा दी। मैंने लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद, लाइक आप टेक्निकली कहते हैं 11 मंथ्स के बाद आप अपने कनाडा का एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो। मैंने PR की फाइल बना ली थी। मेरी जॉब लगी थी लास्ट ईयर अराउंड में। फिर मैंने अपना IELTS का भी पेपर दे दिया था कि सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी हो, कोई भी चांस मिस नहीं करना है। इधर नहीं लगता, इंडिया के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कोई नई प्रोग्राम आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, कट ऑफ नीचे आता है, तो सिर्फ IELTS की वजह से रह जाना, फिर वो पता है कि सारा प्लान फिर चला जाता है। तो फिर हमने जॉब लगते ही, जब मुझे पता लग गया था कि हाँ मुझे अब 1 साल के बाद अप्लाई करना है, IELTS का पेपर देके फाइल मैंने रेडी कर दी थी। अभी बस ये मंथ एंड में। कर चुके हो फाइल आप? हाँ, मेरी फाइल लगी हुई है, बट अभी कनाडा में काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये लास्ट मंथ चल रहा है एक्सपीरियंस उसका ऐड कर दो। बट इंडिया का एक्सपीरियंस, IELTS सब कुछ देके इंडिया से वेस्ट करवा लिया। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए थे, बिकॉज मुझे पता था कुछ भी डिले नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया में जब आप अपना सर्विस जो भी जॉब का होता है कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। इंडियन फॉर्मेट में वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स पर वीक काम किया था। यहाँ पे अपने घंटों के हिसाब से काम करते हैं। इंडिया में तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। बट जब आप PR की फाइल लगाते हो और आप इंडिया का एक्सपीरियंस अटैच कर रहे होते हो, तो आपका PR में बाय डिफॉल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस लेटर में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होने चाहिए कि आप क्या करते थे और कितने नंबर ऑफ आवर्स पर वीक करते थे। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो जब आप इंडिया से आ रहे हो कनाडा, अपना वो एक्सपीरियंस अपने ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करके आओ। यहाँ आने के बाद अगर आपको वापस उनको रीच आउट करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्स नहीं करे, तो ये आपका वन ऑफ द ब्लॉकर हो सकता है। आई वुड से इशू हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपने एक्सपीरियंस लेटर में जो भी जनरल फॉर्मेट होता है वो तो होगा ही होगा, प्लस आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर्कड इन अ वीक, वो होना जरूरी होने चाहिए। और यहीं पे अपने एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं कि ये जो अपने बात कर रहे हैं कि 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल आपने काम किया और PR के लिए एलिजिबल हो रहे हो, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, अब आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी स्टार्ट हो चुकी है कि क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज, 12th वाले जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, गाइज आप ऐसा कोई भी स्टंट मत करना। सबसे पहला सजेशन, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंडिया में एक्सपीरियंस ले रखा है, काम वगैरह कर रखा है। और कनाडा का सिस्टम ये है कि अगर आप इंडिया से ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, इंडिया से आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप यहाँ पे
आके कनाडा स्टडी कर रहे हो, चाहे वो 1 साल की है, और कनाडा चाहे आप 1 साल ही काम कर रहे हो, आपके जो कलेक्टिवली पॉइंट्स जो बन जाते हैं ना, वो 500 से भी ऊपर चले जाते हैं अगर आप आइल्स में 777 ले आते हो। तो इस चीज के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल पहले करनी पड़ेंगी, और उसके बाद स्टिल देयर इज अ रिस्क। रिस्क क्या है वो थोड़ा सा आप बता दो। हाँ, रिस्क बस इतना है, मेरे केस में ये सक्सेस इसीलिए हुआ बिकॉज वर्क परमिट आने में 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग गया। तो मेरे दिमाग में बैक इन द माइंड ये प्लान था कि अगर 3 से 4 महीने लग रहे वर्क परमिट आने में, तो 3 से 4 महीने के बीच में इजिली पीआर का ड्रॉ आ जाएगा। बट हाँ, प्लान बी आई वुड सजेस्ट हर इंसान को रखना चाहिए। प्लान बी में मैंने भी एक ऑफर लेटर रखा था साइड में। एज पर द प्लान मुझे ये इंश्योर करना था कि मेरे एजुकेशन कंप्लीट होने के 2 मंथ्स के विद इन एटलीस्ट मेरे पास कोई एक जॉब ऑफर हो। अगर मुझे जॉब आ गया है तो फिर मैं बहुत सेफ साइड हूँ अपने प्लान के लिए, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर मुझे जॉब नहीं मिल रहा और मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मेरे पास ऑफर लेटर भी नहीं है कोई और कॉलेज का, तो फिर तो वापस सेम स्टोरी कि आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। आई वुड से कि प्लान ए तो है ही है, आप फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो, अपना एक चेकलिस्ट बनाओ, एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि मुझे कब से अप्लाई करना स्टार्ट करना है, कब से मुझे सीरियस होना है अपने जॉब को, और एक टाइमलाइन सेट कर दो कि अगर मेरा मई में कोर्स खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट 2 महीने के अंदर मेरे पास एक जॉब होनी चाहिए। साथ में अगर भाई किसी के थोड़ी सी भी अगर उसको डाउट है कि मेरे कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं थोड़ा सा बीमार शिमार हो सकता हूँ, या फिर यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि जो इनकी हेल्थ फैसिलिटीज है ना वो बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम, इतना डिले है। अगर हमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डेंटल इम्प्लांट भी करवाना है अपना, वो बंदा इंडिया जाके 3 महीने में करवा के आता है, यहाँ पे कोई पंगा नहीं लेता। तो इस तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन है या कोई आपकी फैमिली में ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको 1-2 महीने के लिए कंट्री छोड़नी पड़ सकती है, देन आप ये पंगा ना लो कि आप 1 साल का कोर्स करके। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि इस चीज के अंदर आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो, आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है कि आप जाके बीच में जॉब वगैरह छोड़ के और इंडिया 2-3 महीने या फिर आपकी जो भी होम कंट्री है वहाँ पे जाए। सो देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर। और सबसे मेन चीज, हम सजेस्ट नहीं कर रहे ये काम आप करो, बट सबके दिमाग में ना ये पॉइंट जरूर आता था। मैंने खुद ने भी जब मैं इंडिया था ना, यूट्यूब पे बहुत सर्च करी थी ये चीज कि क्या हम 1 साल ही पढ़ाई करके, क्योंकि पैसे बहुत बच जाते हैं अपने, फी वगैरह भी, एक तो अपने हमें 4 सेमेस्टर की फी भरनी, एक जगह अपनों को सिर्फ 2 सेम की फी देनी है, और टाइम कितना बचता है, साथ बहुत टाइम बच जाता है। बट द थिंग इज ये चीज पॉसिबल जरूर है, बट रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। और सबसे मेन चीज, ये सब करने के लिए भी आपको ये सारी चीजें पहले फुलफिल करनी पड़ती हैं। अपनी बैचलर्स, अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस, फिर यहाँ की स्टडी, यहाँ का एक्सपीरियंस। तो अगर वो सारे फैक्टर्स आप फुलफिल कर रहे हो, देन या यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। तो अब अपने बढ़ते हैं भाई उस पॉइंट पे जिसका वेट आप सभी कर रहे हो कि चलो भाई अपने पंपों में आके आईटी का कोर्स करके कनाडा आ गए, अब बात करते हैं भाई पैसे कितने ही बन जाएंगे। तो वो आप थोड़ा सा आइडिया दे दो कि क्या सीन रहता है इसमें। तो जब आप बिल्कुल ही फ्रेश एज अ फ्रेश स्टार्ट करते हो कनाडा में आईटी सेक्टर में, तो आपका सैलरी कुछ 50,000 से $65,000 के बीच में होता है। लेकिन आप अगर इंडिया में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, लेट्स से 2 years, 3 years, 4 years का भी एक्सपीरियंस है, तो आपका सैलरी रेंज 60,000 से 80,000 के बीच में वेरी करता है। लाइक मेरे केस में ही, लाइक मेरा भी सैलरी स्केल 80 to 85,000 के बीच में है, और मेरा इंडिया में एक्सपीरियंस 3.5 years का था। आप यहाँ पे आईटी में यहाँ पे 3.5 years और 4 years को भी एंट्री लेवल जॉब्स में मानते हैं। तो जब आप अगर आप अपने लिंक्डइन या इंडीड या कोई भी जॉब पोर्टल में एंट्री लेवल के साथ 3 to 4 years देखते हो तो शॉक मत हो ना, क्योंकि कनाडा का जॉब मार्केट ऐसे ही काम करता है, वो आपको स्टिल एंट्री लेवल कंसिडर करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंडिया में मैं इतना कमाता था, इतना कमाती थी, यहाँ पे इतना मिल रहा है। यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो ये एक रेंज है जिसका मैं आइडिया दे रही हूँ। बट दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, राइट? अभी आप जैसे अपने करियर में आगे बढ़ोगे, एंड देयर गोना बी लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर श्योर। और हमारी तरफ से भी भाई पूरी बेस्ट विशेष हैं आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू। तो ठीक है गाइस, ये सारा कुछ था आज की वीडियो के अंदर। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।